Hello, good morning दोस्तों. So we will continue this channel in a Hindi and English language. So आज का हमारा टॉपिक है bond stress and development length. So this is one of the most important topic from the reinforcement detailing in as per IS code 456 2000 clause number 26. So इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बॉन्ड स्ट्रेस का रीजन, कैसे डेवलप होता है, किस कारण से डेवलप होता है, सम वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस एज पर IS 456 टेबल नंबर 21 पेज नंबर 81 फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड पेज नंबर 44 फॉर LSM method, limit state method. And also we will be seeing the development length, use of development length in reinforcement detailing, and type of bond stress which are anchorage and flexural bond. And also we will going to see the some IS clause from code which we have to see at the time of reinforcement detailing and some numericals on this about topic and other theory related to the bond stress, like what are the factor affecting this, what are the reason, and what are the other theories which will be going to help. ओके, सो पहले देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस होता क्या है. अगर हम बॉन्ड स्ट्रेस देखें तो let us, this is a one element of concrete and this is a bar inside the concrete. So हम देखें, अगर we apply force pu to pull out the bar, तो वो बार ऐसे ही बाहर नहीं आ जाएगा. इधर हमें एक स्ट्रेस देखने को मिलेगा एट द सरफेस ऑफ स्टील. यही जो स्ट्रेस है उसे हम बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं. अगर सिंपली हम इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट. ये टेंशन भी हो सकता है, ये फोर्स और कंप्रेशन भी हो सकता है. ऑल्सो अगर हम कुछ लिखना चाहे इसके ऊपर तो लिख सकते हैं कि कंक्रीट एंड स्टील आर जॉइंट टुगेदर मेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन देम. आपको पता है कि कंक्रीट, ये कंक्रीट है और ये स्टील है हमारा. जब ये कास्ट होता है तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. फर्दर हम लोड अप्लाई करते हैं तब ये कन्वर्ट होता है बॉन्ड स्ट्रेस में, जिसे हम टाउ बी डी डेवलप्ड के नाम से डिनोट करते हैं. फर्दर हम इसे देखें तो अगर हम इसे पुल आउट करना चाहेंगे तो इसकी जो ये बार है उसकी फेरी फेरी पर स्ट्रेस डेवलप होगा, उसे ही हम बॉन्ड स्ट्रेस कहेंगे. अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. लेट अस से इफ द स्ट्रेस डेवलप is tau bd developed. So we have pu force equal to stress into area. So force is pu, stress, so stress is tau bd developed and area, ये जो कंक्रीट है उसकी फेरी फेरी पर डेवलप होगा. तो हम एरिया में क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर ऑफ बार एंड इंटू लेंथ. सो लेंथ क्या रहेगी, लेंथ हमारी रहेगी यहां से यहां तक L. सिंपली सो PU इक्वल टू टाउ BD डेवलप्ड इंटू पाई इंटू 5 इंटू L. सो 5 is the diameter of bar. So tau BD developed
is equal to pu divided by pi into 5 into L. If we have numbers of bar, अगर हमें n numbers of bar दिए हैं तो simply we multiply this with n. So simply we can write pu divided by, so this is what perimeter of bar, perimeter of bar. तो ये हमारा आ गया टाउ बी डी डेवलप्ड। इसके आगे जाए और हम देखें कि टाउ बी डी डेवलप्ड क्यों होता है कंक्रीट में, तो इसके मेनली 3 रीजन होते हैं। पहला मैंने आपको बताया रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि कास्टिंग होगी, उसके बाद कंक्रीट और स्टील दोनों में एक बोर्ड बन जाएगा जिसे हम एडहेशन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। एडहेशन मींस मोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ऑपोजिट एलिमेंट। सो फर्स्ट रीजन इज एडहेशन बिटवीन concrete and स्टील। सेकंड हमारा रीजन होगा मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस में दो रीजन आते हैं। मैकेनिकल रेजिस्टेंस पहला आता है कि रिब्स ऑफ बार। देखिए क्या रहता है कि ये हमारा बार रहेगा। इफ यू सी एनी बार लाइक टीएमटी बार, सीडीटी बार, एचवाईएसडी बार्स, तो उसके ऊपर ऐसे थ्रेड टाइप बने होते हैं। ये जो थ्रेड होता है उसके बीच में आपका कंक्रीट आ जाता है, इस थ्रेड के बीच में ऐसे। तो ये जो कंक्रीट आ जाता है तो इसके कारण एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है जिसके कारण वो रजिस्ट करता है फोर्स को, और ऐसे ये फोर्स लगता है और ऐसा पूरा रीजन डेवलप हो जाता है जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप होता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि इंटरलॉक आर formed by concrete trapped between ribs। अगर ये आपका प्लेन बार रहेगा लाइक Fe250, Fe250 भी रहता है रिब्स बार, लेकिन अगर ये प्लेन रहेगा तो ये रीजन आपका इसमें नहीं आएगा। So interlock are formed by concrete traps between ribs. A number of this interlock will form. Ribs act like key which provide large resistance against movement। इसमें दूसरा रीजन क्या आएगा? दूसरा रीजन हमारा ये आएगा कि ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रिप formed due to extra grip formed by shrinkage of concrete।
आप इजीली समझ सकते हैं इसको कि कंक्रीट आप कास्ट करेंगे उनके बाद कंक्रीट श्रिंक होता है। लाइक श्रिंक में दो प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म श्रिंक एंड शॉर्ट टर्म श्रिंक, और we can say that plastic shrinkage, सो इसके कारण भी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तीसरा हमारा कॉमन रीजन है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ये इजीली अंडरस्टेबल है कि अगर दो मटेरियल अलग अलग रहेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। सो हियर स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी एक्ट। अब जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा उस वो क्या है, पहले रीजन से, दूसरे रीजन से और तीसरे जो कारण है उन सब से जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप्ड होगा उसे हम बोलेंगे परमिसिबल बॉन्ड वैल्यू, जिसे हम डिनोट करते हैं टाउ बी डी परमिसिबल। इन कॉन्क्रीट ऑलवेज द परमिसिबल bond value tau bd permissible will always more than stress developed। अगर स्ट्रेस डेवलप ज्यादा हो गया, मान लो स्ट्रेस डेवलप हमारा हो गया 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इफ लेट अस से टाउ bd परमिसिबल है हमारा 2.4 किलो न्यूटन, सॉरी 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो जो हमारा कंक्रीट होगा ब्लॉक से ये पुल आउट हो जाएगा, ये अपना ग्रिप छोड़ देगा इधर से, तो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सम IS क्लोज बेस्ड ऑन दिस टाउ बीडी परमिसिबल वैल्यूज। इफ सो इसमें तीन है, चार है। पहला, इफ यू हैव HYSD बार्स, TMT बार और CTD बार्स, सॉरी CTD बार्स, तो जो टाउ बीडी परमिसिबल होगा वो टाउ बीडी परमिसिबल ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन इनटू 1.6 टाइम्स होगा। ये क्यों 1.6 टाइम है, मींस 60% इसको इंक्रीज कर देना है हमें, बिकॉज जो HYSD बार्स, TMT बार्स वो होते हैं उसमें रिप्स आते हैं, तो रिप्स के कारण हम उसको 60% इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड वन, इफ यू हैव बार और स्टील इन compression, so the value of tau bd permissible is equal to tau bd permissible of mild steel in tension into 1.25 टाइम्स इंक्रीज कर देना, मीन्स 25% इंक्रीज। ये 25% इंक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा बार है, इसको हमने पुल दिया, इनसाइड पुल दिया PU का, तो जो एंड सरफेस एरिया है इसका स्क्वायर बाय 4, ये भी इसमें बॉन्ड स्ट्रेस में पार्टिसिपेट करेगा, सो इसके कारण 25% इंक्रीज कर देने का। और इफ यू हैव
HYSD bars in compression, then tau BD permissible is equal to tau BD permissible mild steel in tension into 1.6 into 1.25 सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू टाउ बी डी परमिसिबल इंटू 2। और एक क्लॉज है कि अगर सपोज ये आपका बार है, ये आपका स्टीरअप है, इधर आपने बंडल्स ऑफ बार दे दिए, मान लो एक के ऊपर एक देना था, रेनफोर्समेंट आ गया आपका, एक के ऊपर एक आपने दे दिया। इफ यू हैव 2 bars in bundle, so tau BD permissible is increased by 10% of tau BD permissible. So if you have 3 bars in bundle, then tau BD permissible is equal to 20%. वेट अ मिनट, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। tau BD, yes 20% into tau BD permissible. Or if you have 4 bar in bundle, then tau BD permissible is equal to 33%। 33% इंक्रीज कर देने का टाउ बीडी परमिसिबल। अब टाउ बीडी की वैल्यू क्या रहेगी, ये देखते हैं। टाउ बीडी की वैल्यू क्या रहेगी एज पर IS 456, एज पर IS 456 2000। तो टाउ बीडी जनरली न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगा। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इधर टाउ बीडी परमिसिबल, ये LSM लिमिट स्टेट मेथड, और ये WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसको आप देख सकते हैं टेबल 21, और इसको आप LSM को देख सकते हैं क्लोज 26.2.1.1 अराउंड पेज नंबर 44 समथिंग। ओके, टाउ बीडी बेस्ड ऑन concrete, grade of concrete, so M15, sorry, M15, M20, M25, M30, M35, M40 and so on. So LSM में M15 के लिए वैल्यू नहीं दी गई है, WSM में 0.6, वर्किंग स्ट्रेस में 1.2, WSM में 0.8, M25 के लिए 1.4, then 1.5, then 1.7, then 1.9, M25 के लिए 0.9, then 1.0, then 1.1, then 1.2। सो ये आपकी टाउ बीडी की वैल्यू रहेगी। सो ये टाउ बीडी की वैल्यू किस में है, ये FE 250 के लिए है, और जो बार टेंशन में है उसके लिए है। सो ये आपकी टाउ बीडी की परमिसिबल वैल्यू है। सो अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सो इफ वी हैव M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसका दिया है FE 500, और दिया है कि बार कंप्रेशन में है, और दिया है कि इन बंडल ऑफ 3 है। तो पहले टाउ बीडी परमिसिबल की वैल्यू लिख लो FE 250 के लिए। तो FE 250 के लिए M30 की वैल्यू क्या है 150, सॉरी 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब FE 500 के लिए क्या रहेगी बीडी परमिसिबल 1.5 into 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब
कंप्रेशन में भी है, तो उसके लिए क्या रहेगी 1.5 इंटू 1.6 इंटू 1.25, सो टोटल हो गया 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अब वो 3 के बंडल में है, तो और उसको 30% से इंक्रीज कर दो, सो 3 इंटू 1.3, सो ये फाइनली आपकी आ जाएगी 3.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ऐसे आप वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला देखते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये तो बोर्ड स्ट्रेस हो गया, इसके ऊपर एग्जांपल हम लास्ट में देखेंगे। सो अब कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट लेंथ का। डेवलपमेंट लेंथ को डिनोट करते हैं एल डी से। ये दिया है क्लोज नंबर 26.2.1 शायद। ओके, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, यस, तो डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है? डेवलपमेंट लेंथ ये होती है कि मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू कैरी द बॉन्ड स्ट्रेस दैट विल डेवलप इन स्टील, उसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मिनिमम लेंथ ऑफ स्टील टू बी embedded in steel in concrete so that steel become safe in bond transfer। अगर इसको आप इजीली समझना है तो आप देख सकते हैं, इधर आपकी जो लेंथ थी ये वाली एल, तो ये एल है एल। अगर आपने वो मान लो 200 mm प्रोवाइड किया और आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ मान लो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, अगर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और 200 mm आपने लेंथ प्रोवाइड किया तो सफिशियंट नहीं है, आपने कैलकुलेट किया तो सफिशियंट नहीं आया, तो आपको L इक्वल टू 400 mm लेंथ देना पड़ेगा। तो ये जो 400 लेंथ है वही आपकी एल डी कहलाती है, डेवलपमेंट लेंथ। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वैसे तो डेवलपमेंट लेंथ इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आगे बढ़े, हाँ, तो हाँ, डेवलपमेंट लेंथ is a minimum length of steel to be embedded in a concrete so that steel become safe in concrete। और एक क्राइटेरिया लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्टील cannot be pulled out when pull is applied। इसका सिंपल रहेगा, आप उसको डेरिवेशन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज मोर देन स्ट्रेस डेवलप। तो ये तो आपको पता है क्या होगा, स्ट्रेंथ एन इंटू पाई इंटू एल। सो अब जो एल है उसे हम एल डी से रिप्रेजेंट करें, एल डी इंटू टाउ बी डी इज मोर देन इक्वल टू, स्ट्रेस डेवलप क्या रहेगा स्टील में 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। सो ए एस टी क्या रहेगा पाई इंटू पाई बाई 4 फाइव स्क्वेयर। सो एन इंटू फाइव इंटू पाई एल डी टाउ बी डी मोर देन 0.87 एफ वाई पाई फाइव स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, पाई से पाई कट गया, फाइव से फाइव कट गया, तो ये बच गया एन एल डी tau bd। so here also we have to multiply with n, so n से n कट गया, so ld into tau bd
0.87 Fy into 5 divided by 4. So LD is equal to 0.87 Fy 5 divided by 4 into tau BD. So ये आपका इक्वेशन आ गया किसका? LD डेवलपमेंट लेंथ का. So LD is equal to 0.87 Fy into 5. Phi is a diameter of bar. Phi is a dia of bar. To 4 into tau BD. ये एस पर LSM है. और आप अगर इसको एस पर WSM लिखना चाहे वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो सिग्मा एस टी इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी. सिंपल. ओके. सो अब हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं? ये हो गया है, रीजन हो गया है, सम स्ट्रेंथ वैल्यू हो गया, डेवलपमेंट लेंथ. सो नाउ पढ़ते हैं यूज ऑफ डेवलपमेंट लेंथ. डेवलपमेंट लेंथ का यूज क्या रहेगा? सो यूज ऑफ डेवलपमेंट लेंथ. पहला उसका यूज है डेवलपमेंट लेंथ का फॉर प्रोवाइडिंग लैप स्प्लाइसिस. इसको आप देख सकते हैं क्लोज 26.2.5 पेज नंबर 44 पर. ये सब लाइन में दिया हुआ है. डेवलपमेंट लेंथ, लैप स्प्लाइसिस, the reinforcement detailing, checks for this development length, etc. So lap splices क्या होता है? आपका अगर रेनफोर्समेंट है साइट पर तो और रेनफोर्समेंट कितना आता है? इतना. उसकी लेंथ 12 मीटर रहेगी. 12 मीटर रहेगी. 6 मीटर में ऐसा मुड़ा हुआ होता है. वो 6 मीटर में मुड़ा हुआ होता है. 6 मीटर. सो लैप स्प्लाइसिस पहले समझ लेते कि लैप स्प्लाइसिस होता क्या है. सो लैप स्प्लाइसिस ये होता है कि अगर आपका ये रेनफोर्समेंट है एक से बीम में रेनफोर्समेंट दिया हुआ है और ये दूसरा रेनफोर्समेंट उसके नीचे दिया हुआ है. अगर रेनफोर्समेंट इधर खत्म हो जा रहा है तो हम उसको दूसरे रेनफोर्समेंट से ज्वाइन करेंगे ऐसे. तो ये जो ज्वाइनिंग की लेंथ है उसे हम एल डी बोलेंगे और एल बोलेंगे जो कि इक्वल टू एल डी के होगी. इक्वल टू एल डी होगी. इसे हम लैप लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ दोनों बोल सकते हैं. तो इसके क्या क्या मेथड्स क्या है लैप स्प्लाइसिस करने का? तो पहला इसका मेथड है कपलर. दूसरा है वेल्डिंग. तीसरा है ऐसे सिंपल स्प्लाइस करके उसको रेनफोर्समेंट से टाई कर देने का. तो इसके कुछ प्रोविजन है वो देख लेते हैं हम एज पर IS 456. सो क्या है कि लैप shall be not provided at a location where bending moment is greater than 50% of maximum bending moment of section. ये समझाता हूं मैं, पहले लिख लेते हैं. दूसरा है और not provided if bending moment
is more than 50% of moment of resistance of section, और MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। और एक प्रोविजन है तीसरा, लेटस पहले लिख लेते हैं बाद में समझाता हूँ। हाँ, तीसरा क्या है, नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल reinforcement are splices together। एंड फोर्थ है इसका लेप लेंथ फ्लेक्चर, इफ वी फ्लेक्चरर मेंबर होगा, फ्लेक्चरर टेंशन, दूसरा डायरेक्ट टेंशन, तीसरा कंप्रेशन। फ्लेक्चरर टेंशन, डायरेक्ट टेंशन एंड, तो इसका डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ LD और एल्स 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। सेम इसमें 2LD और 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, और इसमें मैक्सिमम ऑफ LD और 24 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। अब समझ लेते हैं ये क्या लिखा है। हाँ, lap shall be not be provided at the location where the bending moment is greater than 50%. Let us say if this is our beam and bending moment maximum we have find at supports like 100 kilonewton. Okay, so 100 kilonewton, and here we find the bending moment like 120 kilonewton, and here we find the bending moment like 40 kilonewton, and here we find the bending moment at 80 kilonewton per meter per meter per meter per meter। सो अगर आपका यह बार होगा इधर, तो आप लैप वहीं पे प्रोवाइड कर पाओगे, और हियर जहां पर आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से आधी है, आधी से कम है इधर, तो इधर 40 किलोन्यूटन पर मीटर है, तो आप इधर लैप जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हो, लैप स्लाइस प्रोवाइड कर सकते हो। इधर 80 किलोन्यूटन है तो इधर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते हो, अगर ज्यादा लोड आ गया तो इसके एक क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। अगर आपने जॉइंट प्रोवाइड कर दिया, इधर फोर्स आएगा तो ये इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। सो इसके लिए आप प्रोवाइड नहीं करते हैं। जहां पर आपकी बेंडिंग मोमेंट लेस देन 50% ऑफ टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी, वहीं पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये क्या है, नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल रेनफोर्समेंट। अगर आपने मान लो इधर दिए है बार कि आपके 4 बार है 20 डायमीटर के, तो इधर आप 2 बार्स को ही लेफ्ट स्लाइस में यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। और ये लेंथ दी हुई है आपको लैप लेंथ की, कि मैक्सिमम लैप लेंथ क्या रहेगी। टेंशन क्या हो गया, फ्लेक्सर टेंशन मींस इफ वी हैव दिस बीम, और इसमें अगर आप इसमें आपका आ रहा है टेंशन ऐसे, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये कंप्रेशन हो गया, ये टेंशन हो गया। सो ये जो पार्ट है उसको फ्लेक्सर टेंशन बोलेंगे। डायरेक्ट टेंशन क्या होगा, अगर मान लो आपका कंपोनेंट है, किसी ने इस रेनफोर्समेंट को डायरेक्ट पुल दे दिया, तो ये डायरेक्ट टेंशन हो गया, सेम एज कंप्रेशन। ये तो हो गया पहला यूज की फॉर प्रोवाइडिंग लैप स्लाइसिस। दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज है इन रेनफोर्समेंट डिटेलिंग।
इसमें 2 पॉइंट रह रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट क्या रह रहे हैं देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, अगर आपका डाया ऑफ बार मोर देन 32 mm है, तो आपको लैप स्प्लाइस प्रोवाइड नहीं करना है। और अगर दो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर ऑफ बार अगर मिल रहे हैं एक ही जगह पर, मान लो ये है 16 mm का बार और इधर आपने प्रोवाइड किया मान लो लेफ्ट स्लाइस, ये है 18 mm का बार, तो ये जो कैलकुलेशन है आप ये कैलकुलेशन, तो इसमें कौन सा बार की डायमीटर आप कंसीडर करोगे। सो एज पर IS 456 5 consider should be smaller diameter, और as per IS 13920 so diameter of bar consider is larger diameter। so इसमें आप कंसिडर करोगे 16 mm का बार का डायमीटर और इसमें कंसिडर करोगे 18 mm का बार का डायमीटर। आप पढ़ते हैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग का यूज किया है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में डेवलपमेंट लेंथ का। सो इसमें क्या है, लेटर से ये आपका बीम है ये फिक्स बीम है कैंटिलीवर एट वन एंड साइड। सो ये आपका फिक्स बीम है मान लो ऐसे, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहेगा ऐसा। सो ये आप अगर इसमें ऊपर कैंटिलीवर में तो ऊपर आता है रेनफोर्समेंट क्योंकि ऊपर टेंशन आता है। सो ये जो आपने बार प्रोवाइड किया यहाँ से जो ये लेंथ है ये होती है आपकी L विच इज नॉट लेस देन LD, और ये जो आपकी लेंथ हुई ये भी आपकी है L विच इज नॉट लेस देन LD। सो ये होता है यूज इन रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। अगर ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, इधर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो एक क्रिटिकल सेक्शन है, तो आपका अगर आपने LD से कम प्रोवाइड की लेंथ तो आपका पुल आउट हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब मान लो ये आपका बीम है, ये मान लो आपका कॉलम है और ये आपका मान लो फुटिंग है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। और ये मान लो आपका बीम है, तो इधर से रेनफोर्समेंट जा रहा है, ये गया रेनफोर्समेंट इधर, मान लो इधर से ऐसे रेनफोर्समेंट जा रहा है, मान लो इधर से ऐसे रेनफोर्समेंट जा रहा है, और ये रेनफोर्समेंट आपका ऐसा है। सो जो ये लेंथ है आपकी, ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया, इधर बेंडिंग मोमेंट आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। सो ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक, लेट मी चेंज द पेन कलर सो यू गेट द आइडिया। यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपकी LD रहेगी, और यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है ये आपकी LD रहेगी। और ये आप क्रिटिकल सेक्शन है, कॉलम बेस कनेक्शन में ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन। सो ये लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से
यहाँ तक, ये आपकी एल डी होगी, एल डी होगी। और इसके नीचे आप लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्रिटिकल सेक्शन फॉर फाउंडेशन होगा। तो जो ये आपकी लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी एल डी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी एल डी रहेगी। सो दिस इज द यूज ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। सो नाउ ये टॉपिक कवर हो गया। सो अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेसेस, एंकरेज एंड फ्लेक्चरर। So this is very easy topic and very understandable also. So अब पढ़ते हैं bonds, type of bond stress, type of bond stress। पहला आएगा एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ये सिंपल हमने पहले पढ़ा था, एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। सो टाउ बी डी इज इक्वल टू 0.87 fy into 5 divided by LD into 4, or else PU is equal to N into 5 into pi into L। सो ये आपका हो गया एंकरेज। सिंपल इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन अ पुल फोर्स इज acting on a steel kept inside concrete, the bond stress acting over entire length, over entire length of reinforcement in opposite direction of pull। सिंपल, ये हमने पहले डायग्राम में पढ़ा वही है सेम, कि अगर ये आपका ब्लॉक है और अगर ये आपने पुल दे दिया लेट से पी यू, तो आपका बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो गया। सो इसे हम कहते हैं एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। और अगला पढ़ते हैं कि क्या फ्लेक्चरर बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्चरर बॉन्ड स्ट्रेस, लेट अस से आपका ये बीम है और ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपके दो सपोर्ट्स है। अगर आप एक सेक्शन ले इधर ऑफ dx, लेट अस से ये आपका dx है और ये आपका कंप्रेशन जोन है, ये आपका टेंशन जोन है। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ऐसे होगी यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। आपको पता है कि ये लीवर ऊपर का फोर्स होगा कंप्रेशन। आपने पढ़ा होगा इन सिंगली रेनफोर्स बीम इन डेरिवेशन ऑफ बीम की डिजाइन में ये सब पढ़ा होगा आपने। ये होगा आपका लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, ये AST रेनफोर्समेंट। सो इधर आपका लगेगा टेंशन T, सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा,
इन द डायरेक्शन अपोजिट। ये होगा आपका टेंशन T और इधर होगा आपका C प्लस डी सी और इधर होगा आपका T प्लस डी टी और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसे आप कहते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म। सो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेच क्या होती है? लेट अस अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि ये आपका बार है, ये आपका बार है, इधर टेंशन आपको लग रहा है T, इधर टेंशन लग रहा है T प्लस डी टी। सो सिनेरियो क्या हो रहा है कि डी टी जो फोर्स है वो एक्स्ट्रा है इधर। सो ऑल ओवर जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स इज वाज व्हाट? डी टी। सो डी टी आपका इधर फोर्स लग रहा है, उसके रिजेम्बलेंस में आपको ये बार पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, जो स्ट्रेस लगेगा, उसे ही आप कहते हैं टाउ बी डी और एफ बी डी विच इज फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। अगर आप इसका डेरिवेशन देना चाहेंगे तो m इक्वल टू व्हाट? c इंटू लीवर आर्म और t इंटू लीवर आर्म और एल्स m प्लस dm इक्वल टू c प्लस dc इंटू लीवर आर्म और इक्वल टू t प्लस dt इंटू लीवर आर्म। सो dm इक्वल टू ये dm, ये ca इंटू da कट गया, dm इक्वल टू dc इंटू लीवर आर्म इक्वल टू dt इंटू लीवर आर्म। सो d और dt इज इक्वल टू dc और dt इक्वल टू dm divided by lever arm. So what is dt? So dt is FBD, stress into area. So area is what? Surface area. Surface area. So dt is equal to FBD into surface area is same as anchorage, n into pi into phi into L. So here not L, here dx. 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 So dt is what? dm by da. So इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। सो dt is equal to FBD into n into pi into phi into dx and dt is equal to what? dt is equal to dm by la, right? Yes, dm by la. So dm by la is equal to FBD into n into pi into phi into dx. So FBD is equal to dm into n into phi into pi into dx divided by lever arm, right? No, sorry, गलती हो गया। FBD is equal to, yes, dm divided by la into n into pi into phi into dx. As you all know, dm by dx is equal to what? Shear force.
the derivation of bending moment with respect to x will give you shear force. So FBD is equal to V divided by, and lever arm that you all know, D minus 0.42 XU. So FBD is equal to D minus 0.42 XU into N into pi into phi into dx. to dx. ओके डन. सो ये आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस हो गया. So easily we can say that the bond stress developed due to unbalanced dt force is the flexural bond stress. Okay. So next and last topic of this session, कौन सा टॉपिक बाकी रह गया, लेट अस देखते हैं. टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस हो गया. यस, चेक फॉर बॉन्ड एज पर IS 456. ये देख लेते हैं. चेक फॉर बॉन्ड एज पर IS 456 का मीनिंग क्या होगा कि आप बॉन्ड स्ट्रेस आपका इन विद इन द लिमिट है या नहीं है, ये चेक कहां करेंगे. सो एज पर IS 456 check for bond stress, check for bond as per IS 456. पहला at simply supported edge, at simply supported edge. दूसरा where point of contraflexure is there, at point of contraflexure. I hope you all know what is the point of contraflexure. Point of contraflexure is that where the shear force is maximum or the bending moment is changing its sign. If देखें हम, अगर ये आपका बीम है, ये आपका बीम है और ये आपका इधर सपोर्ट है, ये इधर सपोर्ट है, लेट अस से ये आपका रेनफोर्समेंट है, थोड़ा डायग्राम कच्चा है लेकिन ओके चल जाएगा. ओके. और इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो क्या होगा. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस. Below the support it is maximum negative. Below the एंड पर 0 आएगा, सपोर्ट पर नेगेटिव आएगा और देन पॉजिटिव यहाँ पर. सो आपको चेक कहाँ करना है, यहाँ पर करना है और यहाँ पर करना है और यहाँ पर करना है. यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम यही रहेगा तो यहाँ पर कर सकते हैं. ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. सो आपको यहाँ पर करना है एंड यहाँ पर करना है एंड एट द एज, मैंने बोला सिंपली सपोर्टेड एज, तो यहाँ पर करना है, यहाँ पर. सो इसके लिए जो फॉर्मूला है एज पर IS 456, अगर आप
चेक कर रहे हैं तो एल डी शुड बी नॉट more than m1, sorry, should not be less than, ld should not be less than m1 divided by v plus l0, or ld should not be less than 1.3 m1 divided by v plus l0. So what is m1? M1 is a MOR of section moment of resistance of section. ये कैसे निकालेंगे? 0.87 FY AST D minus 0.42 XU, and XU that you all know equal to 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK B. FCK B. FCK B. V क्या है? V is a shear force at section, or L0. L0 is a length of reinforcement beyond the center of support. Length of reinforcement beyond the support. ये क्या है? लेंथ ऑफ reinforcement beyond the support. Let us say ये आपका बीम है, थोड़ा बड़ा बताता हूँ मैं. सपोर्ट, लेट अस से आपका सपोर्ट है इधर, और ये आपका मान लो रेनफोर्समेंट इधर से ऐसे आ रहा है, और ये आपका इधर से W/2 और इधर से W/2. सो ये जो आपकी लेंथ है, ये इसको हम L0 बोलेंगे. L0. अब ये जो फॉर्मूला है, ये पहला एंड है दूसरा. तो पहला कब यूज करेंगे, दूसरा कब यूज करेंगे? सो पहला फॉर्मूला कब किसके लिए है? जब आपका सपोर्ट होगा वो कन्फाइंड, रेनफोर्समेंट होगा वो कन्फाइंड नहीं होगा. लेट अस से ये आपका रेनफोर्समेंट है, और ये आपका इधर सपोर्ट दिया है. लेट अस से यहां से ये जो आपका इधर से ये आपका बीम जा रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. तो नीचे तो रेनफोर्समेंट को कन्फाइनमेंट नहीं मिला. नीचे मींस इसके नीचे कंक्रीट है लेकिन सपोर्ट नहीं है. अनकन्फाइंड है. सो इसमें आप फॉर्मूला 1 यूज करेंगे. और अगर आपका सिंपल है सपोर्ट, लेट अस ड्रॉ ऐसे, इधर आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपका, और ये रेनफोर्समेंट है. तो इधर कन्फाइंड है रेनफोर्समेंट, कन्फाइंड फाइंड. तो इस केस में आप फॉर्मूला 2 यूज करेंगे. सो ये हो गया आपका चेक फॉर बॉन्ड इन बीम एज पर IS 456. तो अब कुछ हुक्स एंड रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है वो देख लेते हैं कि L0 इज, ये आपका L0 था, ये आपका L0 इधर, ये L0. तो L0 क्या हो सकता है? L0 इज इक्वल टू W/2 माइनस X
plus 12 phi if hook provided, if hook provided. hook क्या होता है? hook is like this x. अब x देख लेते हैं, x क्या है? देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये इसे x कह सकते हैं. So L0 is W by 2 minus x plus 12x, or L0 is equal to W by 2 minus x plus y if band is provided. If band provided. band क्या होता है? सीधा और ऐसे band. सीधा एंड देन ऐसे band आपने दे दिया तो ये band हो गया. सो इजीली डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं. ये आपका सपोर्ट हो गया. ये आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट है, लेटर से W. और अगर आपने हुक दे दिया है पूरा, सो आप ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे. और अगर आपने हुक ना देकर बेंड दिया है, हुक ना देकर बेंड दिया है, तो आप ये वाला यूज बेंड, ऐसे ऐसे बेंड दिया है तो आप ये वाला यूज करेंगे. ओके. और भी है एक. ये तो हो गया हुक की बात. अगर आपका हुक, सो हुक में अलग अलग एंगल रहता है क्या? 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री. अगर आपने 180 दिया है तो उसका लेंथ क्या रहेगा? 16 5. अगर 90 दिया है तो 8 5 और 45 दिया है तो 4 5. और अगर आप स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हो, स्टीरअप, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है. ये आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में काम आएगी. ये मैं आपको फॉर नॉलेज बता रहा हूँ. अगर आपका ये मान लीजिए है, और अगर ये आपने स्टीरअप इधर प्रोवाइड किया हुआ है, डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है. यस, सॉरी गाइस, थोड़ा देर हो गया. तो यस, ये है स्टीरअप आपका. तो अगर स्टीरअप आप, ये है आपका 90 डिग्री बेंड, ये है आपका 135 डिग्री बेंड, और ये है आपका 180 डिग्री बेंड. तो अगर आपने 90 डिग्री बेंड प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर जो आपकी लेंथ होगी वो होगी 8 5. और यहाँ पर जो आपकी लेंथ होगी वो होगी, ये वाली लेंथ, वो होगी 6 5. और यहाँ पर जो आपकी लेंथ होगी 80 डिग्री में, वो होगी 4 into 5. So okay guys, we will continue this session in next video. Next video will be on only numerical. We'll be solving the 5 or 6 numerical on this topic. Thank you.